नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एजुकेट पर। आज हम यूपी पीसीएस 1 की करंट अफेयर्स की मैगजीन प्रहार करंट अफेयर 2025 से अगस्त मंथ के टॉप 30 एमसीक्यू देखेंगे। इसमें अगस्त महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उनको एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया गया है। आप हमारा तथागत एडुजोन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें यूपी पीसीएस प्री को ध्यान में रखते हुए जीएस रिवीजन पोर्शन प्लस करंट अफेयर्स के लिए घटनासार और प्रहार मैगजीन का कंप्लीट कराया गया है। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला जो दिया गया है अगस्त मंथ का करंट अफेयर जो है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत 7 राज्यों में वस्त्र पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। ये ऑप्शन तो सही है। फिर पीएम मित्र योजना का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है और लगभग 10 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना। तो इसका ऑप्शन सिर्फ एक सही है। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला जो दिया गया है, सरकार ने 2027 से 28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए 4445 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ 7 स्थानों यानी कि तमिलनाडु में विरुद्धनगर में, तेलंगाना में वारंगल, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटक के कलबुर्गी में, मध्य प्रदेश के धार जिले में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और महाराष्ट्र अमरावती पर पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पीएम मित्र पार्क स्थापित करने को अंतिम रूप दे दिया है। पीएम मित्र योजना का लक्ष्य जो है 70,000 करोड़ रुपए का है, तो इसमें 50,000 जो दिया गया है, 50,000 की जगह पर 70,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और लगभग 20 लाख जो रोजगार है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान करना है। तो पीएम मेगा जो मित्र पार्क है, इनकी स्थापना 7 जिलों में की जाएगी और 7 राज्यों में भी। उसका ये यूपी स्पेशल में भी आ सकता है। यूपी के जो लखनऊ और हरदोई वाला क्षेत्र है, वहाँ पर इसको स्थापित किया जा रहा है। तो लखनऊ और हरदोई के बॉर्डर में स्थापित किया जाएगा ये वाला। ये यूपी स्पेशल में भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? कथन एक दिया है कि वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। सही बात है। यह शाहरुख खान को उनके करियर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ये भी सही। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? जी, दोनों चाहिए। तो क्या है? शाहरुख खान, जवान और विक्रांत मैसी 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। या शाहरुख खान का उनके करियर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। देखो, उनको बहुत से अवार्ड मिले, लेकिन जो राष्ट्रीय पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ये उनको पहली बार दिया गया है। रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में उनके दमदार अभिनय और के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। उनका भी यह पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। तो इन लोगों को बाकी मिलते रहते हैं, लेकिन जो भारत सरकार की तरफ से दिया जाते हैं वो पहले हैं। 12वीं फेल जो 12th फेल मूवी आई थी, को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। फ्लावरिंग मैन को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था, जबकि गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला था। फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देश भर में लगभग 1.78 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं। बी है, व्यापक और प्राथमिक देखभाल सेवाओं के 12 पैकेज प्रदान करते हैं। सी है, यह एनएचएम के तहत निःशुल्क जांच सेवा पहल कार्यक्रम है। ऑप्शन जो डी है, ये केवल शहरी क्षेत्रों में विकसित काम करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि कौन सा सही नहीं? तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऊपर के जो एबीसी हैं ये तीनों सही हैं, यानी कि देश में लगभग 1.78 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, 12 पैकेज प्रदान करते हैं देखभाल सेवाओं से, और एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तहत निःशुल्क जांच सेवा भी प्रदान करते हैं। ये खाली शहरी क्षेत्र में नहीं। तो डी जो ऑप्शन इसका दिया है क्या है, व्याख्या देख लेते हैं। देश भर में 1.78 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों के घरों के नज़दीक व्यापक प्राथमिक देखभाल सेवाओं के 12 पैकेज प्रदान करते हैं। तो कितने 12 जो सेवाएं प्रदान करते हैं स्वास्थ्य की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क जांच सेवा पहल कार्यक्रम उप केंद्रों पर 14 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 63 परीक्षणों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सभी स्तरों के पर, यानी कि शहरी और ग्रामीण दोनों पर निदान की विस्तारित श्रृंखला निःशुल्क प्रदान करते हैं। फिर प्रोत्साहक और निवारक स्वास्थ्य सेवा के तहत एएएम में आरोग्य जो है मंदिर में योग, साइकिलिंग और ध्यान जैसी कल्याण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। एएएम में 5.73 करोड़ से अधिक कल्याण सत्र आयोजित किए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये उनका 20 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए, उसका दिया गया है डिटेल। तो जो लोग इच्छुक हों वो देख सकते हैं अपना। फिर 4 जो दिया है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। फिर दिव्या देशमुख भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है। दिव्या देशमुख फिडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला और ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बन गई। तो ऑप्शन का जो सी है, ए और 1 और 3 सही है। कौन कौन सा? दिव्या देशमुख भारत की पहली यानी कि 18वीं जो है ग्रैंड मास्टर बनी है और ग्रैंड मास्टर बनने वाली चौथी भारतीय महिला बन गई है। पहला सही है। फिर भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी हैं, न कि दिव्या देशमुख। तो ये कोनेरू हम्पी हैं। दिव्या ने फिडे 2 महिला विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। वे न केवल इस टूर्नामेंट को जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, बल्कि वे सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाली खिलाड़ी भी बन गई हैं। तो 1 और 3 सही है।
उसके बाद में भू नीर पोर्टल किन परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी हेतु डिजाइन किया गया है? तो भू नीर पोर्टल जो है ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। उद्योग, बुनियादी ढांचा और खनन परियोजनाओं के लिए ये शुरू किया गया है। अब व्याख्या कैसे? भू नीर एक अत्याधुनिक पोर्टल है। इसका उद्देश्य भूजल निकालने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी आवेदन दाखिल करने हेतु एक शीघ्र और सरल मंच प्रदान कर देश भर में भूजल विकास और प्रबंधन के नियमन हेतु एक सुचारू और कुशल तंत्र प्रदान करना है। भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है के लिए आवेदन भू नीर पोर्टल जो है उस पर 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी में भी स्थित विभिन्न श्रेणियों के परियोजनाओं प्रस्ताव को उपयोगकर्ताओं द्वारा दाखिल किए जा सकते हैं, जहां CGWA द्वारा भूजल विनियमन किया जा रहा है। फिर है भू नीर पोर्टल का उद्देश्य जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 24 सितंबर 2020 को सूचित दिशा निर्देशों के अनुसार उद्योगों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और खनन परियोजनाओं द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन और प्रसंस्करण हेतु है। यह पोर्टल भूजल विनियमन दिशा निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु डिजाइन किया गया है। इस प्रकार यह भूजल निष्कर्षण से संबंधित चुनौतियों का निवारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिन लोगों को सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखना हो वो इसको फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, बाकी जिनको पूरा देखना हो वो आराम से अपना देखें, क्योंकि इसमें डिटेल जो है एनालिसिस ठीक ठाक दिया गया है इस वजह से। हाल ही में अगस्त 2025 FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितनी मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब तैनात की गई? तो इसका भी ऑप्शन बी सही है, 305 तैनात की गई हैं। कौन कौन सी? तो FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 305 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब स्थापित किए हैं। यह कदम स्ट्रीट फूड और अन्य खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, निरीक्षण को आसान बनाने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। जो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त लाइसेंसिंग, स्वच्छता मानक और वार्षिक निरीक्षण लागू करता है। ये 2006 में गठित हुआ था खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। फिर ऑटोमेटिव मिशन प्लान 2047 जो है AMP 2047 किस प्रकार की पहल है? तो ऑप्शन 20 का सही है, उद्योग प्रधान पहल है, यानी कि इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव है। क्या है इसकी व्याख्या? ऑटोमेटिव मिशन प्लान 2047 एक उद्योग प्रधान पहल है जिसे केंद्र सरकार का प्रमुखता से समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य भारतीय ऑटोमेटिव उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। तो जो ऑटोमेटिव मोबाइल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। 2047 तक विकसित भारत का जो प्लान है उसी के तहत कई सब प्लान शुरू किए गए हैं। वर्ष 2047 का विजन महज कोई आकांक्षा नहीं, बल्कि इस उद्योग के विकास, निर्यात और उद्योग उन्नति के ठोस लक्ष्यों के साथ एक कार्यनीतिक रोडमैप है। AMP जो ऑटोमेटिव मोबाइल प्लान है 2047 का उद्देश्य तकनीकी प्रगति और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए मूल उपकरण निर्माताओं, ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अंतिम उपयोगकर्ताओं सहित हितधारकों के सामूहिक दृष्टिकोण को एकीकृत करना है। 2030, 37 और 47 के लक्ष्यों को लक्षित करते हुए एक व्यापक योजना के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए सरकार, उद्योग से और शिक्षा जगत के विशेषज्ञों वाली 7 उपसमितियां बनाई गई इसके तहत। फिर मिशन सुदर्शन चक्र जो है ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन जो सी है रणनीतिक रक्षा से रिलेटेड है। खास करके जो सीमा क्षेत्रीय है वहाँ जितनी भी बॉर्डर भारत का है उन पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो इस तरीके से ये रफ मैप है। जितना भी खास करके पहले BSF द्वारा चलाया जाता है सुदर्शन चक्र मिशन, उसी के तहत भारत सरकार ने 15 अगस्त को मोदी जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था। तो ऑप्शन जो है रणनीतिक रक्षा मिशन सुदर्शन चक्र रणनीतिक रक्षा को बढ़ावा, भारत की आक्रामक और निवारक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत से प्रेरणा लेते हुए मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया है। जो सुदर्शन चक्र था वो कृष्ण भगवान का था, तो उसी से रिलेटेड ये है। यह पहल भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करने, तीव्र, सटीक और शक्तिशाली रक्षा कार्रवाइयों को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2035 तक सभी सार्वजनिक स्थानों को एक विस्तारित राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच सुरक्षित किया जाएगा। जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उनको 2035 तक और कौन कौन से अगर होंगे जो देश के लिए व्यापक सुरक्षा रणनीति सुनिश्चित करते हुए आत्मनिर्भर रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें उन संस्थानों या स्थानों या संस्थाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा जो राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, वो चाहे बैंक हो या न्यूक्लियर पावर वगैरह हो या इस तरीके के जितनी भी संस्थान है भारत के, उनकी सुरक्षा के लिए ध्यान रख करके इसको शुरू किया गया है। फिर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IAWS के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो इसमें IAWS का विकास इसरो द्वारा पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है, यह प्रणाली केवल लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाव के लिए बनाई गई है। इसका सफल परीक्षण ओडिशा तट पर किया गया। तो ऑप्शन इसका सी सही है, केवल तीसरा जो है ये सही है। किसने इसको विकसित किया है? तो ये DRDO द्वारा ही ज़्यादातर विकसित किए जाते हैं।
तो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम एक उन्नत रक्षा प्रणाली है जिसे भारत ने सफलतापूर्वक उड़ीसा तट पर परीक्षण किया है। इसे DRDO द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया। तो इसरो द्वारा नहीं, ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर यह प्रणाली केवल लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए नहीं बल्कि बहुस्तरीय रक्षा यानी कि मल्टी लेयर डिफेंस प्रदान करती है, यानी लंबी, मध्यम और नज़दीकी दूरी की सभी प्रकार के खतरों, मिसाइल, ड्रोन, विमान, हेलीकॉप्टर, लेजर आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। तो सिर्फ मिसाइल के साथ साथ ड्रोन जो होता है, क्योंकि इस समय अभी भारत जो पहलगाम अटैक के बाद में 7 मई के बाद में जो घटनाएं हुई थी उसमें ड्रोन का यूज ज़्यादा किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, तो ड्रोन सुरक्षा भी प्रदान करती है। विमान है, हेलीकॉप्टर है, लेजर आदि से। फिर मोबाइल और लचीली यानी कि मोबाइल एंड फ्लेक्सिबल वाहन आधारित प्रणाली जो कहीं भी तुरंत तैनात की जा सकती है। वर्तमान में कुछ देश जैसे इजराइल, अमेरिका, चीन और रूस के पास इस तरह की प्रणाली है, जिससे भारत का इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाता है। 10 नंबर का है कि पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह ग्लेशियर अर्जेंटीना के लास ग्लेशियारेस नेशनल पार्क जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है में स्थित है। इसे लंबे समय तक दुनिया के स्थिर ग्लेशियरों में से एक माना जाता था। फिर यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ताजे पानी का ग्लेशियर है। तो इसका ऑप्शन जो ए सही, 1 और 2 सही है। कौन कौन से? जो दुनिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का भंडार नहीं है तीसरा, तो इसमें दिया गया स्लिनिक्स, अगस्त 2025 में इसका 12वां संस्करण, ये इसका सही नहीं दिया गया है, क्योंकि ये स्लिनिक्स भारत और जो उसके श्रीलंका के मध्य जो एक्सरसाइज होती है उसका दे दिया गया इसका जो विकल्प है। तो इसमें ऑप्शन जो है 1 और 2 सही है। कौन कौन से? इसमें जो पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर है, इससे रिलेटेड जो व्याख्या दी गई ये सिलिनक्स अभ्यास की दी गई। तो बाकी इसकी जानकारी जो है, इसका ऑप्शन जो डी सही हो जाएगा। डी में दिया है 1, 2, 3 यानी कि यह ग्लेशियर अर्जेंटीना के लास ग्लेशियरो नेशनल पार्क में स्थित विश्व धरोहर, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। 1981 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसे लंबे समय तक दुनिया के स्थिर ग्लेशियर में से एक माना जाता था। फिर यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ताजे पानी का भंडार है, तो ये भी सही है, ये तीसरा सबसे बड़ा ताजे पानी का भंडार। तो 1, 2, 3 सही है। फिर 11 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा कि आधारशिला किस समूह के देशों पर टिकी हुई है। तो ऑप्शन इसका बी, जो आसियान के देश हैं। ये RCEP जो है, भारत इसमें से हट गया था, तो आसियान के देश ही हैं इसमें। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापार समझौता है, जिसे 2020 में हस्ताक्षरित किया गया। इसमें आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के 10 सदस्य देशों के साथ साथ चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। भारत ने शुरुआती वार्ताओं में हिस्सा लिया था, लेकिन 2019 में इससे बाहर हो गया था। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित योजनाओं का उनके उद्देश्यों से सही मिलान करना है। तो PM कुसुम योजना जो है ये बिजली उत्पादन के लिए थी, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? कृषि में सौर ऊर्जा को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इसका भी सही हो जाएगा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली जो योजना है, ये बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचा, ये ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर उपलब्ध कराने। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा, फिर क्या है और कौन? अच्छा, सौर पार्क भी है, तो सौर पार्क जो है ये बड़ी परियोजनाओं के लिए है। फिर राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, ये तो इसका ऑप्शन जो है 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 2, 3, 4, 1 ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। तो PM कुसुम योजना, यह योजना किसानों के लिए खास तौर पर बनाई गई है। इसके तहत किसानों को सोलर पंप लगाने, कृषि कार्यों के लिए सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों का उपयोग करने और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए मदद की जाती है। फिर PM सूर्य घर जो योजना है, इसमें घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। इसका लक्ष्य जो है कम से कम 1 करोड़ घरों को मुफ्त सस्ती या बिजली मिले। इससे लोगों की बिजली का जो बिल घटेगा। लगभग हर घर में 300 यूनिट बिजली प्रतिमाह पैदा करने के लिए इसको लक्ष्य रखा गया है। सौर पार्क योजना जो है, सोलर पार्क का मतलब है कि एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर सोलर पैनल लगाना ताकि बहुत ज़्यादा बिजली उत्पन्न हो सके। इसमें सरकार और निजी कंपनियां मिलकर बड़े सोलर पार्क बनाती हैं। सरकार इन पार्कों के लिए भूमि, सड़क, बिजली ग्रिड से जोड़ने जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। फिर राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का मकसद जो है कचरे और प्राकृतिक अपशिष्ट जैसे गोबर, कृषि अवशेष, बायोमास वगैरह से बिजली और ऊर्जा बनाना है। इसमें बायोगैस प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी यानी कि कचरे से बिजली और बायोमास आधारित बिजली संयंत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे कचरे का प्रबंधन आसान होता है और देश को स्वच्छ ऊर्जा की भी मिलती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और अतिरिक्त आय का सृजन किया जाता है इससे। नेक्स्ट है 13 नंबर का, अगस्त 2025 में स्लिनेक्स 2025 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? तो श्रीलंका और भारत के मध्य होता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन ए ही सही है इसका। तो स्लिनेक्स जो है अगस्त 2025 में इसका 12वां संस्करण श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित किया गया। अब से जो मतलब नौसैनिक या सैनिक जो भी अभ्यास होते हैं
पहले सिर्फ पूछता था किनके किनके मध्य हुआ है, ये अभी भी जो नए शुरू होते हैं उनमें पूछता जाए। दूसरी चीज़, अगर इनसे अभ्यास से आता है कि कौन सा संस्करण है, उसके बाद में कौन सा नौसैनिक है, वायुसेना है या थल सेना, तीसरा है कि कहाँ हुआ, आयोजित किया गया था। तो ये करीब लगभग 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सैन्य अभ्यास होते हैं। तो उसमें लिनक्स जो है 15 अगस्त 2025 में इसका 12वां संस्करण श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से राजधानी अब नहीं है, किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग, सुरक्षा और मानवीय सहायता व आपदा राहत क्षमता को मजबूत करना है। यह भारत की महासागर जो नीति है का भी हिस्सा है, जिसके तहत भारत हिंद महासागर क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ समुद्री जो संबंध है उनको मजबूत करता है। 14 नंबर का है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। क्या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में खानीमपुर गांव में राज्य का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है? खानीमपुर में स्थापित तो किया गया है। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका ऑप्शन जो सी सही है, दोनों सही है। गोरखपुर की यह परियोजना देश की शहरी गैस वितरण क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस मिश्रण की सबसे बड़ी पहल है। इससे प्रतिवर्ष लगभग कितना है? तो 500 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। प्रचुर जल संसाधनों के कारण उत्तर प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमुख केंद्र बनाने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उत्पाद निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन देगा। फिर लक्ष्य क्या है? तो 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष जो है ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया दोनों का उत्पादन किया जाएगा, और 500 टन तक, जिससे क्या है कार्बन एमिशन में कमी आएगी। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। और यूपी के कहाँ? गोरखपुर के खानीमपुर में स्थित किया जा रहा है ये। फिर 15 नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके बारे में दिया गया है। मालदोवा और अंगोला इसके नवीनतम सदस्य हैं। उसके बाद में है भारत एवं जर्मनी इस गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। तो दो तो इसमें गलत ही हो जाना चाहिए, क्योंकि जर्मनी नहीं, फ्रांस था इसका। इस गठबंधन की स्थापना 2014 में की गई थी, नहीं 2015 में जो हुआ था 21वां पेरिस सम्मेलन, उसके तहत की गई थी। तो ऑप्शन इसका 2-3 गलत है। डी वाला जो है ऑप्शन इसके पहला सही यानी कि है। आईएसए की शुरुआत भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से COP21 जो हुआ था 2015 में पेरिस सम्मेलन में, उसके तहत की गई थी। आईएसए में अब तक कितने 123 प्लस देश शामिल हो चुके हैं। अंगोला मई 2025 में शामिल हुआ और मालडोवा जो है अगस्त 2025 में 107वां सदस्य देश बना है। आईएसए का जो उद्देश्य है क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। फिर 2030 तक $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है। प्रौद्योगिकी और वित्तीय लागत से को कम करना तथा किफ़ायती और सौर समाधान उपलब्ध कराना। एक इसमें इसी से रिलेटेड एक शब्द है वन सन वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, जो है ये प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं आईएसए को ही बढ़ावा देने के लिए काम आ रहा है। तो अभी ये कर चालू नहीं हो पाया है, अभी तो इसी पे काम किया जा रहा है, मतलब आईएसए के तहत ही सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। फिर क्या है? एशिया की सबसे लंबी जो है लंबाई कितनी? 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का ट्रायल रन अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा किया गया। इस मालगाड़ी का नाम क्या रखा गया है? तो रुद्रास्त्र जो है ये नाम रखा गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस तरीके का जब भी कोई मतलब बड़ी बड़ी परियोजना शुरू होती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसकी लंबाई कितनी? 4.5 किलोमीटर है। और अभी कहाँ से कहाँ शुरू की गई है? नाम क्या है? रुद्रास्त्र नाम है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम रुद्रास्त्र रखा है। तो एशिया की सबसे लंबी है और नाम क्या? रुद्रास्त्र है। इस मालगाड़ी की लंबाई 4.5 किलोमीटर है। इसका ट्रायल रन उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में, तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से लेकर झारखंड के गढ़वा तक किया गया है। तो चंदौली के गंज ख्वाजा से लेकर के झारखंड के गढ़वा तक किया गया है। 4.5 किलोमीटर लंबी है। रुद्रास्त्र नाम है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन है। फिर है यह ट्रेन 354 डिब्बों और 7 इंजन के साथ संचालित की गई थी, जो माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाने और परिवहन समय को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। फिर 17 नंबर का है एशिया कप हॉकी 2025 का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हो रहा है, जो भारत के लिए पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, क्योंकि बिहार में अभी हुआ है। एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में 29 अगस्त से 7 सितंबर के मध्य में किया गया है और बिहार के राजगीर में फाइनल खेला गया था। फिर यह बिहार के लिए पहली बार है जब कोई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी की जा रही है, जो राज्य के खेल विकास को बढ़ावा देगी। फिर राजगीर ने 2024 में महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की सफल मेजबानी की थी। तो 2024 में जो महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई थी उसकी भी मेजबानी जो राजगीर में ही हुई थी बिहार के। फिर लेकिन पुरुष एशिया कप के लिए यह ऐतिहासिक है। यह टूर्नामेंट 2026 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप नीदरलैंड और बेल्जियम में जो होगा के लिए क्वालिफायर का काम करेगा, जहां विजेता को सीधा स्थान मिलेगा। तो भारत ने जीत लिया इसको। अन्य विकल्प जैसे कि उड़ीसा जो हॉकी इंडिया लीग और विश्व कप मेजबानी कर चुका है, तो 2024 में या इससे पहले जब
हुआ है हॉकी इंडिया लीग, तो वहाँ का उड़ीसा में आयोजित किया गया था। अभी जो इस बार का बिहार में आयोजित किया गया और इसको भारत ने जीता है। और 2026 वाला जो टूर्नामेंट होगा FIH का पुरुष हॉकी विश्व कप, वो नीदरलैंड और जो बेल्जियम में खेला जाएगा। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत ज्ञान भारतम मिशन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है। इस मिशन का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना है। तो ऑप्शन जो इसका 2 सही है, बी यानी कि ऑप्शन सही है। क्या है? संस्कृति मंत्रालय। यदि शिक्षा मंत्रालय का न होकर के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख पहल के रूप में सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश भर के शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में स्थित 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण डिजिटलीकरण करके उन्हें सुलभ रूप से प्रदान करना है। सरकार का उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल करना और शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में स्थित भारत की प्रमुख जो पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है। डिजिटलीकरण ज्ञान भारतम मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य है। इस मिशन में स्पष्ट रूप से क्या है? डिजिटलीकरण व्यापक पहुंच के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह बनाने हेतु पांडुलिपियों का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण किया जाएगा, को अपने प्रमुख लक्ष्यों में से एक में शामिल किया गया है। फिर सिक्किम राज्य द्वारा लागू की गई नीति के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास हेतु कितने समय तक का अवकाश ले सकते हैं? तो ये नीति लागू करने वाला सिक्किम जो पहला बना है। लगभग कितना है इसमें? तो ऑप्शन बी जो है न्यूनतम 365 दिन और अधिकतम 280 दिन जो है ये इसमें छुट्टी इनको मिल सकती है। ये सवैतनिक मतलब हाफ वेतन देकर के इनको छुट्टी दी जाएगी। तो आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया। सिक्किम राज्य ने अपने नियमित कर्मचारियों के लिए एक विशेष व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास अवकाश नीति लागू की है। यह उन कर्मचारियों पर लागू होती है जिन्होंने लगातार कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। तो लगभग जो 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं वो इसके पात्र होंगे। इस नीति का उद्देश्य कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा बनाए रखते हुए स्वयं के कौशल और ज्ञान का विकास करने का अवसर देना। इसके तहत कर्मचारी न्यूनतम 365 दिन यानी कि 1 वर्ष से लेकर के अधिकतम 3 वर्ष तक की अवकाश ले सकते हैं। यह एक लंबी अवधि का अवकाश है जो अन्य राज्यों में दुर्लभ है और सिक्किम को विशिष्ट बनाता है। तो इस तरीके का सिक्किम शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्या है? द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक जो MS स्वामीनाथन के जीवन पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन इसका जो है प्रियंबदा जयकुमार है। ऑप्शन बी सही है। तो द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक MS स्वामीनाथन के जीवन पर लिखी गई है। यह पाठकों को उनके जीवन के प्रमुख 3 चरणों से परिचित कराती है। उनके प्रारंभिक वर्ष, उनकी वैज्ञानिक यात्रा, भारत की खाद्य सुरक्षा को आकार देने में उनकी भूमिका। पुस्तक की लेखिका कौन है? प्रियंबदा जयकुमार है। अगस्त 2025 में MS स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन और उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। फिर मेजर ध्यानचंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करना है। 21 नंबर का है। इन्हें क्या है? तो इसका ऑप्शन जो है यही गलत है। क्या है? फुटबॉल जो है इन्हें फुटबॉल का जादूगर, हॉकी का जादूगर कहा जाता है, फुटबॉल दिया है, तो ये गलत है। और उनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये सही बात है, लेकिन फुटबॉल नहीं है। फिर 29 अगस्त 2025 की थीम क्या? तो 1 घंटा खेल के मैदान में, ये थीम भी है। इन्हीं के नाम पर भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान प्रदान किया जाता है। फिर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। तो ऑप्शन इसका ए गलत है, बाकी तीनों सही हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ना कि फुटबॉल का। उनके जन्मदिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2019 जो है इसी दिन फिट इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2025 की थीम क्या है? 1 घंटा खेल के मैदान में, फिट इंडिया मिशन के तहत, जिसका उद्देश्य लोगों को प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट शारीरिक गतिविधि करने के लिए प्रेरित करना है। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर आगे देखेंगे। हाल ही में चर्चित महानदी जल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। क्या है? यह जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के मध्य में स्थित है, इसका सही है। फिर महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सिहावा पर्वत श्रेणी से होता है, ये गलत है, छत्तीसगढ़ से होता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया, ये भी सही है। महानदी का नदी जल विवाद वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल जो है आर्टिकल कितना 262 आई थी, 262 के तहत गठित होते हैं, तो उसी के तहत ये गठित किया गया है। महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच है। हाल में दोनों राज्यों ने विवाद को आपसी परामर्श बातचीत से सुलझाने की पहल को दोबारा शुरू किया है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित सिहावा पहाड़ी जो है वहाँ से होता है। नागरी सिहावा क्षेत्र या फारसिया के पास में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो दूसरा गलत है। केंद्र सरकार ने ISRWD एक्ट 1956 के तहत 12 मार्च 2018 को महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था। मुख्य सहायक इसकी नदियाँ कौन कौन सी हैं? शिवनाथ है, जोंक है, हसदो है, ओंग है और तेल है। महानदी की नदियाँ पूछी जाती हैं सहायक। महत्वपूर्ण बांध कौन कौन से? तो हीराकुद बांध संबलपुर में है, उड़ीसा में। देश का सबसे लंबा प्रमुख मिट्टी का बांध या विशाल रिजर्वायर भी है।
महानदी पर जो बांध बना है ये इसको रिवर जो डैम बोलते हैं कि ये सीधे नदी पर बनाया गया है, मतलब किसी अन्य बिना रिजर्वायर या इस तरीके को बोला जाता है। फिर नेक्स्ट का है एशियाई शेर और विश्व शेर दिवस 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वर्ष वर्ष 2025 में विश्व शेर दिवस का राष्ट्रीय आयोजन गुजरात के बरदा वन्यजीव अभयारण्य में हुआ है। दूसरा है वर्ष 2025 की 16वीं लायन जनगणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है। एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों से और बड़े और भारी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, ए सही, एक और दो सही है, यानी कि 891 टोटल जनगणना है और गुजरात के बरदा वन्यजीव अभयारण्य में इसका आयोजन किया गया है जो राष्ट्रीय शेर दिवस का। सबसे बड़े और भारी नहीं होते हैं एशियाई शेर जो है। तो 2025 में विश्व शेर दिवस का राष्ट्रीय आयोजन गुजरात के बरदा अभयारण्य में किया गया है। यह गिर के बाद एशियाई शेरों का दूसरा प्रमुख आवास बन रहा है। 2025 की 16वीं लायन गणना में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई। हो सकता है पूछ दे टोटल बाघ नहीं सॉरी शेर की जनसंख्या कितनी, 891 हो गई। जो टोटल बाघ है भारत में टाइगर वो कितने हैं, 3629 है, आई थिंक 3629 या 3600 समथिंग है, 3667, हाँ 3667 बाघ हैं भारत में टोटल। और जो लायन है कितने, 891 हो गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह भारत के संरक्षण प्रयासों की सफलता है। फिर वास्तव में अफ्रीकी शेर आकार में एशियाई शेरों से बड़े और भारी होते हैं। तो अफ्रीकी शेर बड़े होते हैं यहाँ से, एशियाई शेर अपेक्षाकृत छोटे और उनकी आयाल जो है में भी कम घनी होती है। तो 24 नंबर का है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने 18 साल बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग जो है क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है। इस सुधार के तहत भारत की रेटिंग को किस स्तर से बढ़ाकर किस स्तर तक कर दिया गया है। तो जो -B थी उसको स्थिर कर दिया गया है। इसका ऑप्शन जो है बी है, हाँ अब -BBB थी इसको पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव नहीं मतलब सिर्फ BBB कर दिया गया है। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने लगभग 18 वर्षों बाद भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बेहतर किया है। इससे पहले भारत की रेटिंग में परिवर्तन जनवरी 2007 में हुआ था, यानी लगभग 18 वर्षों बाद 2007 से 25 भारत की रेटिंग में सुधार हुआ है। पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि काफ़ी समय बाद हुआ है, तो इस तरीके क्वेश्चन जो है 18 वर्षों बाद हुआ है तो पूछा जा सकता है। ये जैसे याद होगा आपको नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो भी पूछा गया था कितने साल बाद आई है, तो इसी तरीके से है ये। फिर 2007 से लेकर 25 तक में सुधार हुआ है। पहले भारत की रेटिंग BBB- थी, अब इसे सुधार करके BBB कर दिया गया है। यह सुधार भारत की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक निवेशकों के बीच विश्वसनीयता को दर्शाता है। यह बदलाव दर्शाता है कि भारत की आर्थिक स्थिरता इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में सुधार हुआ है। यह भारत की वैश्विक निवेशकों के बीच विश्वसनीयता को मजबूत करता है। रेटिंग सुधार से भारत में विदेशी निवेश आकर्षित होने की संभावना और बढ़ जाती है क्योंकि उच्च रेटिंग से निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। अमेरिका इसीलिए तो और गड़बड़ाया है इस समय, जो टैरिफ वैरिफ लगा रहा है क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि उसके नीचे वाले हमेशा नीचे ही रहें। फिर है आदिवाड़ी जो है पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जनजाति, ऑप्शन इसका बी सही है, जनजातीय कार्य मंत्रालय है। निम्न जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवाड़ी जो है, तो AI संचालित अनुवादक यह है ऐप आदिवाड़ी का बीटा संस्करण लॉन्च कर रहा है। जनजातीय गौरव वर्ष के बैनर तले विकसित यह अग्रणी पहल जनजातीय क्षेत्रों में भाषाई और शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। आदिवाड़ी एक कृत्रिम बुद्धि आधारित अनुवाद उपकरण है जो आदिवासी भाषाओं को समर्पित भविष्य के एक बड़े भाषा मॉडल की नींव रखता है। यह परियोजना भारत भर में आदिवासी भाषाओं और संस्कृतियों के संरक्षण, संवर्धन और पुनरुद्धार के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धि तकनीकों को समुदाय संचालित दृष्टिकोण से जोड़ती है। फिर UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना क्या। यह पुरस्कार बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को मिला, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। फिर बीबी फातिमा महिला समूह को ही दिया गया है। फिर इसका ऑप्शन जो है वैसे सी सही है, एक और दोनों सही हैं। समूह को यह सम्मान उनके अभिनव पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास कार्यों के लिए दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हर 2 साल में इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड देता है। यह पुरस्कार उन समुदायों और स्वयं सहायता समूहों को दिया जाता है जो प्रकृति संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट काम कर रहे हों। 2025 में पुरस्कार कर्नाटक भारत के बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनके पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट और अभिनव कार्यों के लिए दिया गया है। फिर मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है, तो इनका नाम क्या है, विश्वकर्मा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मरिका विश्वकर्मा है ये। मरिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, उन्होंने यह खिताब 18 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित फाइनल इवेंट में जीता है। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए 48 प्रतिभागियों में से उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब मरिका 74वें मिस यूनिवर्स जो पीजेंट में थाईलैंड में
भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो नवंबर में आयोजित किया जाएगा। तो जो मिस वर्ल्ड वाली जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, उसमें 2025 नवंबर 2025 में आयोजित की जाएगी, और ये मिस मनिका विश्वकर्मा है, ये भाग लेंगी। ये पूछा जा सकता है, ये जो भारत वाला हुआ है मिस यूनिवर्स इंडिया जो खिताब है, इसकी आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था, राजस्थान में। इस तरह क्योंकि भारत में हुआ तो इस आयोजन स्थल भी पूछ सकता है। अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर हाल ही में टैरिफ बढ़ोतरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। क्या? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ दरें 25% से बढ़ाकर 50% कर दी है। यह टैरिफ वृद्धि भारत से अमेरिका निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं पर लागू होगी। भारत और अमेरिका के बीच वस्तु व्यापार अमेरिका के लिए हमेशा व्यापार विशेष ट्रेड सरप्लस की स्थिति में रहता है। अमेरिका के लिए ट्रेड सरप्लस नहीं, भारत के सरप्लस में रहता है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन सी जो है एक सही है केवल, यानी कि 25% से बढ़ाकर के कितना 50% कर दिया गया है। तो देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयातों पर टैरिफ दरें 25% से बढ़ाकर के 50% करने का निर्णय लिया है। फिर आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यह टैरिफ जो है वृद्धि सभी वस्तुओं पर समान रूप से लागू नहीं होती है, बल्कि अमेरिका अपने व्यापारिक हितों के आधार पर कुछ विशेष वस्तुओं पर अधिक टैरिफ लगाता है। फिर भारत अमेरिका व्यापार में भारत को अधिशेष, यानी कि अमेरिका को अधिशेष ना होकर के भारत को अधिशेष मिलता है। फिर कथन 3 गलत, भारत अमेरिका को निर्यात अधिक करता है और आयात कम करता है। तो इस तरीके से है इसमें। फिर अगला है 29 नंबर का, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी एक साथ 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए। यह किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो जो इनका प्रोजेक्ट है 17 है, प्रोजेक्ट 17 है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट नीलगिरी क्लास का हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है और आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत नौसेना की शक्ति को बढ़ाने हेतु बनाया जा रहा है। उदयगिरी INS उदयगिरी क्या? तो निर्माण मझगांव डाक सी बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई में हुआ है। नामकरण इसका नाम आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है। INS हिमगिरी क्या है? तो निर्माण गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में है। नामकरण हिमालय की पर्वत श्रृंखला हिमगिरी के नाम पर रखा गया है। दोनों को भारतीय नौसेना में 26 अगस्त 2025 को एक साथ शामिल किया गया है। यह भारत की नौसेना के इतिहास में पहली बार हुआ है जब दो प्रमुख सतह युद्धपोत जो अलग अलग शिपयार्ड MDL और गार्डन रीच शिपबिल्डर द्वारा बनाए गए थे, एक ही कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं। फिर नेक्स्ट नंबर का है 30 नंबर का। फिर है इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 से संबंधित है। 3 कथन दिए गए, इनका बताया गया। तो ज्यूरिख ने अपनी प्रथम रैंक बरकरार रखी है, जबकि ओस्लो दूसरे और जिनेवा तीसरे नंबर पर है। दुबई 12वें स्थान पर से चौथे स्थान पर तथा अबू धाबी 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। दिल्ली सूची में शीर्ष 50 शहरों में शामिल है, दिल्ली 50 में नहीं शामिल है। इसका 1-2 सही है, ऑप्शन ए सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन या IMD जो है द्वारा जारी IMD स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 इस बात पर प्रकाश डालती है कि दुनिया भर के शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे और शासन का लाभ उठा रहे हैं। ज्यूरिख जो है फर्स्ट, ओस्लो सेकंड, जिनेवा थर्ड, लेसोन जो है लॉसेन 10th नंबर पर है। स्विट्जरलैंड के मजबूत शहरी नियोजन को और नागरिक केंद्रीय बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। उसके बाद दुबई और अबू धाबी ने बड़ी छलांग लगाई है। दुबई 12वें से चौथे पर आ गया है, अबू धाबी जो है 5वें पर आ गया है। दिल्ली शीर्ष 50 में नहीं, 104वें स्थान पर है। भारतीय शहरों में सर्वोच्च रैंक वाला स्थान है। तो शीर्ष 100 शहरों में भारत का कोई भी स्थान शामिल नहीं है। सीधी सीधी बात यह है। IMD के अनुसार स्मार्ट सिटी एक शहरी व्यवस्था है जो अपने नागरिकों के लिए शहरीकरण के लाभों को बढ़ाने और उसकी कमियों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। तो अगस्त वाले जो करंट अफेयर्स थे ये कवर हो गए हैं। जो जुलाई के हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।